नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंदी, जय भारत, सतह से फतह तक। नोटबुक और पेन साथ में रखिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा क्या कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वाक्य विचार। ये जो वाक्य विचार है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर मैं एक्चुअल या फिर लिटरली मैं आपको बताऊं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आप थोड़ा इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते तो आपके नंबर कट जाते हैं। लेकिन अगर आपको बनना है इसका हीरो और चाहिए पूरे के पूरे नंबर, पहले तो यस कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपका यस मेरे सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन का हम आगाज करते हैं। तो देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। क्या रहेगा यहां पर हम देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वाक्य विचार, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो भाई अब सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर वाक्य विचार। चलो जी, बढ़िया है। क्या लिखा? वाक्य विचार। इसके साथ साथ हमें देखना है भाई ये वाक्य विचार कहां से आया। इसको जानने के लिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। जल्दी से याद करिए भाई। व्याकरण के अगर भेद की हम बात करते हैं, किसके? व्याकरण के भेद। तो यहां पर आप देखेंगे व्याकरण के जब हम भेदों के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने 3 चीजें निकल कर आती है। क्या? यहां पर देखिए आप, सबसे पहले ये और ये क्या है? देखिए इधर आप देखेंगे तो हाँ सर, ये चीजें हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ण विचार आपके सामने आता है। क्या आता है? वर्ण विचार। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ये पहला भेद है। दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई आपको देखना है शब्द विचार, तो वर्ण विचार, शब्द विचार किसके भेद हैं? व्याकरण के भेद हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, इसे वाक्य विचार कहा जाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या है? वाक्य विचार। लिखते रहें, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहां पर एक और चीज आप देख लेंगे, ये आपको ये भी याद हो चुका होगा। इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी। ठीक है। इसी को भाई, इसको क्या कहा जाता है? एटिमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटिमोलॉजी। चलो जी, बढ़िया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसे कहा जाता है सिंटैक्स कहा जाता है, या फिर आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसके साथ साथ यहां पर एक और नाम मैं आपको बता दूं, इसी वर्ण विचार को बिल्कुल सही लिख रहे हैं सारे के सारे, ऑर्थोग्राफी। कितनी बार मैं बता रहा हूं, क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। और ये जो व्याकरण के ये जो भेद हैं, ये मुख्य रूप से भेद हैं। कितने? 3। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये क्या है? मुख्य भेद हैं। यहां पर लिख देता हूं मुख्य। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, मुख्य भेद की बात करें तो कितने हैं ये आपको मैं बता देता हूं। 3 हैं, जो कि आपके सामने मेंशन है। वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, है ना, अघोष सघोष, ये सब कुछ इसके अंदर अंतर्गत हम पढ़ते हैं। शब्द विचार की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, है ना, या फिर आपने देखा होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, या फिर विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। या विलोम शब्द हो गया आपका। अब इसके बाद वाक्य विचार आज हमारा टारगेट है। आज इसको हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आप जो भी मैं आपको बताऊं लिखें। कोई डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। और यहां पर भी वैसे तो मैं आपको डाउट होने ही नहीं दूंगा और ना आपको डाउट होगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिंपल करके आपको पढ़ाऊंगा और यहीं पर आपको याद करा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार यस कर दो कि यहां तक क्लियर हो गया। चलिए जी, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और कहीं कहीं पर चौथा भेद मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? पद। क्या कहा जाता है? पद। इसी पद को साथियों क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। भाई शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो पद का रूप ले लेता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? शब्द का प्रयोग जब आप वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। जैसे मैं किसी का भी नाम लूं,
जैसे मैंने किसी का नाम लिया, यहां पर मैंने कहा सोनू। सोनू एक शब्द है अगर अकेला है, और जैसे मैंने सोनू से एग्जाम्पल बनाया, सोनू छक्के लगाता है, सोनू पढ़ता है, सोनू हंसता है। जैसे ही मैंने सोनू शब्द का प्रयोग वाक्य में किया, जैसे हम शब्द को वाक्य की पाइपलाइन में डालते हैं तो वो पद बनकर निकलता है, इसे याद रखिए। जैसे ही शब्द को आप वाक्य के स्ट्रक्चर में पुट करते हैं या वाक्य में रखते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, समझने की कोशिश करिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आप सभी को पता चल गया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य के बारे में, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है, जिसे सेंटेंस भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लिख लो, समझ लो, और प्रैक्टिस इतनी करो कि हर टॉपिक पर आपकी कमांड हो। चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? यहां पर मैंने बात की वाक्य की। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है कि भाई वाक्य क्या है, या वाक्य किसे कहा जाता है, या फिर वाक्य की परिभाषा। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अब इसकी परिभाषा आप लिख लें, बिल्कुल धीरे धीरे लिखेंगे, समझते हुए लिखें। देखिए जी, यहां पर लिख लें पदों के, किसके जी? पदों के व्यवस्थित समूह को। पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो। पूर्ण की जगह अपेक्षित भी हो सकता है। पूर्ण अर्थ की या अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हो। पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो। उसे वाक्य कहते हैं। लिख लो भाई, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ की क्या हो, अभिव्यक्ति हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे, जो कि ऐसी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स, और ऐसा हो सकता है ऐसी परिभाषाएं आपने गूगल पर या कहीं भी आपने सर्च की होंगी और देखा होगा। क्या भाई? देखिए, यहां पर पदों की जगह शब्दों लिखा होता है। देखिए, ये चीज मैं आपको अभी मैंने बताया था सोनू के एग्जाम्पल से। क्या भाई? शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, आप बताओ शब्द कहेंगे या पद कहेंगे? तो अपने आप आंसर मिलेगा, सर ये शब्द यहां पर लगाना क्या है, गलत है, क्योंकि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वो पद बन जाता है। तो पदों के व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब एक क्रमबद्ध समूह होगा भाई, जिससे पूर्ण अर्थ की या अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, जो वक्ता होता है, श्रोता को उसकी बात समझ में आनी चाहिए, है ना? वक्ता जो भी बोल रहा है, मैं अब आपके सामने वाक्य के बारे में बता रहा हूं, है ना? वाक्य को प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, वाक्य की परिभाषा को। तो अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भी वाक्य नहीं होगा। और भाषा का अर्थ ही क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है ना? ये आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज देखिए, पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? वाक्य। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया है, समझ में आ गया होगा, 2-3 बार रिपीट हो गया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे। अब यहां पर फिर अगला पॉइंट आपके लिए आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वाक्य के अंग। क्या आएगा? वाक्य के अंग कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, वाक्य के अंग। और ये सब कुछ आपको याद भी है। सर वाक्य के अंग कितने होंगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही सोचा आपने। वाक्य के अंग होंगे 2। ठीक है सर। अब आगे की कहानी देखिए। वाक्य के अंग 2 कौन कौन से? देखिए इधर, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं भाई।
यहां पर अगर हम बात करें, फिर यहां पर अगर हम बात करें, ये दो कौन से हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक तो होता है उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है विधेय। चलो जी बढ़िया है, ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अब ये जो उद्देश्य है इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्या कहेंगे सब्जेक्ट, या फिर आप इसे समझने के लिए ये भी कह सकते हैं, इसको हम कर्ता कहेंगे, क्या कहेंगे कर्ता। कर्ता को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है कर्ता, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसे प्रेडिकेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रेडिकेट कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि भाई विधेय और उद्देश्य में क्या फर्क है। अब इसको पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे, क्या जिसके बारे में बात हो उसे उद्देश्य कहा जाता है ना, जिसके विषय में हम बात करें उसे उद्देश्य कहा जाता है। लेकिन विधेय किसे कहा जाता है, जिसके बारे में जो बात आप करें ये इसको विधेय कहा जाता है। इसको आप अगर किताबी ज्ञान के जरिए इसे समझना चाहोगे नहीं समझ पाओगे। एक एग्जांपल यहां पर देता हूं ताकि आपको फंडा क्लियर हो। देखिए यहां पर हम देखेंगे क्या, जैसे मैंने लिखा सौरभ पुस्तक पढ़ता है, सौरभ पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर अब ये देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका क्या है यहां पर अगर आप बात करेंगे तो सौरभ क्या है, सौरभ हमारा कर्ता है। इस कर्ता को ही हम क्या कहेंगे उद्देश्य कहते हैं, और इस उद्देश्य को ही क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। इसको आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं जो काम को करता है, या उद्देश्य किसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं सौरभ के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर किसी का भी नाम लूंगा तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं, सोनू, मोनू, प्रियंका, पिंकी, है ना। तो ये सब आप जो नाम मैंने बोले मैं किसी के बारे में ही बताता हूं। जैसे मैं को मोनू पढ़ाता है, मोनू रोता है, तो यहां पर जब हम किसी के बारे में डिस्कस करें, अब जिसके भी बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो या सुन भी रहे हो, किसके बारे में सुन रहे हो आप, सौरभ पुस्तक पढ़ता है, तो हम सौरभ के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो सौरभ हमारा क्या हो गया उद्देश्य हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जिसके बारे में बात की जाए, लिख लें इसे, जिसके बारे में बात हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में क्या हो बात हो। चर्चा भी लिख सकते हैं, ये तो समझना है भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है उद्देश्य है। अब भाई हम सौरभ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सौरभ के बारे में बात क्या कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सौरभ क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, कराटे सीखता है, योगा सीखता है, स्कूल से बंक मारता है। ये हमने सौरभ हमारा क्या है उद्देश्य है। और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है विधेय। मतलब क्या हो गया, जिसके विषय में बात हो, बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, सौरभ के बारे में। और बात क्या भाई, बात कर रहे हैं सौरभ के बारे में, लेकिन सौरभ के बारे में क्या हम बात कर रहे हैं, या जो बात कर रहे हैं इसे समझिए। सौरभ के बारे में क्या बात कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रेडिकेट। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाएगा, प्रेडिकेट कहा जाएगा। अब भाई हमने बात क्या की, पुस्तक पढ़ता है। यहां पर देखिए जनाब, इसे समझने की कोशिश करिए। यहां पर आपने देखा कि ये पुस्तक जो पढ़ता है, ये हम उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा विधेय हो गया। ये आप याद रखिए, साथ के साथ लिख लें, नोट करें, नोट करिए भाई,
ताकि याद हो जाए। उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो बात हो, या फिर जो कहा जाए, जो कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। बात किसके बारे में कर रहे थे? सौरभ के बारे में। और उसके बारे में बात क्या कर रहे थे, या बात जो कर रहे थे कि पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जो भी है, तो वो आपका विधेय हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल स्लो मोशन में, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, लिखते भी रहें और आगे चलते रहे। इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर एक और स्टेप सॉरी, एक और स्टेप आपके सामने आता है। यहां पर क्या कि भाई देखिए, समझिए इस चीज को, एक ही एग्जांपल से बता दूंगा। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और जो विधेय है, इन दोनों का विस्तार होता है। क्या होता है जी? विस्तार। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य का विस्तार कहां पर हुआ और विधेय का विस्तार कहां पर हुआ। अब यहां पर मैं पिछला एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखना। सौरभ, मैंने लिखा सौरभ पुस्तक पढ़ता है, वही एग्जाम्पल है। सौरभ पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ये क्या है गाइस, जल्दी से बताओ सर। ये आपका क्या है? वेरी गुड, ये आपका उद्देश्य है। ये हम अभी सीख चुके, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जिसके बारे में बात करें, सौरभ के बारे में बात कर रहे हैं, ये उद्देश्य है। यही गाइस आपका सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। यही आपका क्या है? कर्ता है, जो कि याद रखना है। चीजों को समझो, प्रैक्टिकल समझो, ठीक है जी। अब हम सौरभ के बारे में बात क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है आप देखेंगे, ये क्या हो गया भाई? यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? विधेय। और इस विधेय को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सौरभ के बारे में बात कर रहे हैं, सौरभ उद्देश्य है, इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ता है, ये विधेय हो गया। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जिसके बारे में जो कहा जाए, जो भी बात कर रहे हैं, वो विधेय होगा। इस कंसेप्ट को समझे। एक बार फिर से लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा शॉर्टकट में, ताकि आपका पॉइंट अधूरा ना रहे। यहां पर लिख देता हूं क्या? जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्लियर? और भाई फिर है जिसके बारे में जो बात हो, जिसके बारे में जो कहा जाए, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो सौरभ के बारे में तो बात हो रही है, तो उद्देश्य हो गया। बात क्या हो रही है? पुस्तक पढ़ता। चलो जी, बढ़िया है। अब हमारा नेक्स्ट यहां पर कंसेप्ट क्या है? उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है जी। कैसे होता है? अब यहां पर मैं देखिए, अब ये विस्तार कैसे पहचानेंगे? आप हमेशा एंडिंग वर्ड्स देखेंगे। सौरभ क्या है? उद्देश्य है। अब इससे पहले कुछ चीजें हम प्लस कर देते हैं, यहां पर कुछ चीजें जोड़ दें। जैसे मैंने कहा दादा का लाडला, दादा का लाडला, तो यहां पर सौरभ हमें पता है। बात तो किसके बारे में कर रहे हैं सर? बात तो हम कर रहे हैं सौरभ के बारे में। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप ये देखिए, बात किसके बारे में कर रहे हैं? सौरभ के बारे में।
तो यहां पर हमने किस चीज को प्लस कर दिया, जब हमें पता है सौरभ उद्देश्य है तो इससे पहले जो भी आप प्लस करेंगे साथियों वो उसी का विस्तार होगा, या उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा शब्द जो भी जोड़े जाते हैं सौरभ से पहले, तो ये क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। क्योंकि हमें पता है सौरभ के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर प्लस जो हुआ है वो क्या है, इसका विस्तार। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज तो इतना आराम से बता रहा हूं मैं, लिख लो, ठीक है, ओके। तो सीधा पढ़ने पे ध्यान दिया करो। आप ना नाम ना लो तो सर ये रिकॉर्डेड सेशन है, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डाउट रहेगा ही नहीं। तो नाम के पीछे मत दौड़ा करो, सीधा काम कर लो ताकि आपके अंदर चेंज आए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आगे देख लेते हैं। अब देखो जी, अब ये क्या था, ये आपको पता चल गया, वेरी गुड, सही का। ये पुस्तक पढ़ता है, ध्यान से देखना जी, पुस्तक पढ़ता है। अब ये मैं क्या बताऊं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। अभी अभी तो बताया है भाई, इसको भी भूल गए क्या। ये हमारा क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें ये प्रेडिकेट है, ये विधेय है। चलो जी इतना तो क्लियर है। अब हमें पता चल गया ये विधेय है। अब इससे पहले जो भी चीजें आप प्लस करोगे गाइस, कुछ भी प्लस करोगे, जैसे आपने प्लस कर दिया, यहां पर कुछ भी आप प्लस करते हो, सौरभ रामायण की पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें ऐड हो गई नहीं चीजें, रामायण की पुस्तक पढ़ता है, ये आप लगा सकते हैं। तो इस विधेय से पहले जो चीजें ऐड हुई वो उसी का विस्तार। तो उद्देश्य आपको पता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विधेय जिसके बारे में कुछ भी जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में जिक्र चल रहा है, और जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय। और अगर आपने इन दोनों की पहचान है, इनके आगे ही वो विस्तार होगा, क्योंकि किसी भी चीज के आगे लगकर ही उसका क्या होता है, विस्तार होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां तक क्लियर। तो आगे चलें। अब चलो जी आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब जी अगला पॉइंट यहां पर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्य के अंग। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सीधा समझिए, अपने आप बातें क्लियर होंगी। वाक्य के तत्व एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्य के तत्व कितने हैं। तो सीधा आंसर क्या होगा साथियों, सर 6 होंगे। अब 6 कौन कौन से होंगे। अगर भाई इन 6 तत्वों में से कोई भी एक आपके पास नहीं है तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसे दिमाग में रखें, इस बात को दिमाग में या फिर नोट कर लें। अगर ये तत्व नहीं है कहीं भी तो उसे हम वाक्य कह ही नहीं सकते। कोई भी वाक्य प्रकृति के विरुद्ध है, कोई भी वाक्य इतिहास के विरुद्ध है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, कि भाई खरगोश ने घोड़े को रेस में हरा दिया, दौड़ में हरा दिया, तो ऑब्वियसली ये असंभव है। या फिर मैं कहूं, जो भी जिस स्टेट से आप हो और मैं उसी स्टेट का नाम लेकर कहूं कि भाई चंडीगढ़ तो देश की राजधानी है, ऑब्वियसली इतिहास के विरुद्ध हो गया ये तथ्य है, तो इसे हम नहीं मानेंगे। प्रकृति के जो विरुद्ध होगा उसे हम वाक्य नहीं मानेंगे। जैसे मैं को प्रदीप सर आग खाते हैं, है ना, हाँ कुछ तो सोचेंगे सर आप तो आग उगलते हो, कई बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में टाइम पर नहीं आते तो आप ऐसे बोलते हो। बिल्कुल बोलता हूं भाई, टाइम पर आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं आपके लिए अपना प्रीसियस टाइम दे रहा हूं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपना प्रीसियस टाइम दें। तो तत्व कौन से हैं जिनके बिना वाक्य अधूरा रहता है। देखिए प्रैक्टिकल समझेंगे भाई। सबसे पहले अगर यहां पर मैं बात करूं साथियों, देखिए इधर यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो तत्व है जो आपके सामने आएगा, सार्थकता। भाई जो वाक्य होगा उसमें सार्थकता का बोध होता है, सार्थक शब्दों का ही प्रयोग है। पहला पॉइंट, जैसे मैं कहूं प्रदीप सर ने चाय खाई, तुम कहेंगे क्या सर आप क्या कह रहे हो, चाय तो पी जाती है। तो सार्थकता का बोध होगा, सार्थक अर्थ होगा वाक्य का, नहीं तो वाक्य नहीं कहलाएगा। दूसरा देखिए यहां पर, अब आगे अगर हम बात करें दूसरे की, फिर देखिए जी ये सार्थकता हो गया। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, योग्यता। भाई वाक्य में अर्थ देने की योग्यता होती है। अगर वाक्य अर्थ नहीं दे रहा है तो उसे
वाक्य कहेंगे नहीं। सार्थकता और योग्यता कहीं ना कहीं सिमिलर आपको दिखाई देंगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए गाइस, अगर हम आगे बात करते हैं, भाई यहां पर आप देखिए पदक्रम, हर एक जो लैंग्वेज है उसका एक निश्चित पदक्रम होता है और पदक्रम होना ही चाहिए। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखना, नाव में नदी है, ध्यान से देखना, नाव में नदी है, सारे के सारे शब्द क्या है, सही हैं, लेकिन पदक्रम सही ना होने के कारण क्या है, और होना तो क्या चाहिए, बिल्कुल आपने सही सोचा, और होगा क्या, नदी में नाव है। तो शब्द हमारे सही हैं, लेकिन पदक्रम सही ना होने के कारण अर्थ और सेंस ही कुछ और निकल रही है। तो नदी में क्या है, नाव है, ये आपको समझना है, पदक्रम होना जरूरी है। अगर पदक्रम नहीं है तो वो क्या है, उसे वाक्य नहीं कहेंगे। अब आप इसे और समझ सकते हैं, नाव ऊपर भी है, बिल्कुल है सर, नदी यहां भी है, नीचे भी है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इससे कोई सेंस नहीं निकल रही है, तो यह वाक्य नहीं होगा। नदी में नाव है, ये प्रैक्टिकल बात है, नाव में नदी थोड़ी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यह आपको समझना है। आगे देखिए, तो भाई सार्थकता, शब्दों का सार्थक अर्थ होता है, अर्थ देने की योग्यता होती है। पदक्रम मैंने आपको बता दिया, पदक्रम अगर उल्टा सीधा होगा, हाँ जी, उल्टा सीधा होगा तो क्या होगा, चलिए जी, उसे वाक्य नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, बिल्कुल जी, अब अगले पॉइंट की, ये हमारी आकांक्षा को पूरी करता है कौन, वाक्य। किसको पूरी करता है, आकांक्षा। जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने बोला राम पत्र, और एकदम से मैं चला गया, क्लास से गायब हो गया। आप कहेंगे ये पत्र का क्या करता है, सीता को देता है, प्रिंसिपल को देता है, प्रदीप सर को देता है, क्या करता है, राम पत्र, मतलब पत्र के साथ एक आकांक्षा बनी हुई है। अगर कोई भी ऐसा वाक्य जो आपकी आकांक्षा को पूरा नहीं करता तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। भाई वाक्य कहते ही किसे हैं, जिससे अपेक्षित अर्थ या पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो, पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो, तो आकांक्षा को पूरी करता है। अगर वाक्य आकांक्षा को पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो वाक्य नहीं होगा। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं, क्लियर, आगे देखिए यहां पर फिर अगला पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं निकटता। देखिए जी, शब्दों में निकटता का होना जरूरी है। जैसे मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोलता हूं, क्या, मैंने बोला आई, मैंने बोला लव, ठीक है। यहां पर ध्यान से इसको देखिए, ऐसे क्या, आई बोला, फिर अगली क्लास में बोल रहा हूं मैं लव, ठीक है। फिर अगली क्लास में बोला मैंने 4-5 सेशंस के बाद माई, और 2025 में बोला मैंने इंडिया, आई लव माई इंडिया। इसको समझने की कोशिश करिए। शब्दों में निकटता का होना जरूरी है, नहीं तो वो वाक्य नहीं होगा। इसी निकटता को आसक्ति नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है आसक्ति, शब्दों में निकटता होना जरूरी है। इसी को सन्निधि कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सन्निधि किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं साथियों। तो यहां पर देखिए शब्दों में गैप हो गया, तो कैसे कहेंगे आप वाक्य है। आगे देखिए, आगे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, ये 3 क्यों डाल रहा हूं मैं बार बार, ये तो 5वां था भाई, 5वां। अब हम बात करते हैं यहां पर अगले पॉइंट की ओर। अब यहां पर क्या आ गया जी, अन्वय। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अन्वय है, जो कि आपको याद रखना है। क्या है, अन्वय। इस अन्वय का मतलब ही क्या होता है, मेल होता है, या फिर आप इसे मेल भी कह सकते हैं। अब कैसा मेल, ये मेल होता है जी लिंग का, वचन का, पुरुष का, इनका तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो उसे भी वाक्य नहीं कहेंगे। अब जैसे मैं अपना ही नाम लूं, अपना ही लूंगा भाई, तुम्हारा लूंगा तो गुस्से में हो जाते हो, आंखें दिखाते हो, फिर कहते हो सर मेरा नाम क्यों लिया। डांट देता हूं तब नाराजगी, नाम ना लूं तब नाराजगी, है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, समझिए, मैं कहता हूं प्रदीप हिंदी पढ़ाती है, हंसी आ रही है, यस और नो। तो यहां पर तालमेल नहीं बैठा। प्रदीप का जो भी हमारा कर्ता है या सब्जेक्ट है, वहां पर हमने देखा लिंग का मेल नहीं हुआ। प्रदीप व्याकरण पढ़ाता है या हिंदी पढ़ाता है या हिंदी पढ़ता है। और जैसे मैं कहूंगा यहां पर किसी लड़की का नाम रख दिया जाए,
कविता सविता पढ़ती है। तो ये लिंग वचन और पुरुष का तालमेल, आपस में मेल जरूरी है, नहीं तो भी वाक्य नहीं है। जैसे मैंने कहा था उसने चाय खाई, चाय पी हो सकता है, खाई थोड़ी जाती है। तो वहां पर अलग संदर्भ था, यहां पर अन्वय। तो इन चीजों का आपस में मेल होता है, तो ये वाक्य के वो तत्व हैं जिनके बिना वाक्य क्या है, अधूरा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। होप सो ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि पहली बार मैं बहुत ही सिस्टम से और खड़े खड़े इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने आप एग्जाम्पल बनाएंगे उतने आपके पॉइंट क्या होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, पॉइंट भी मिलेंगे। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है जी यहां पर सीधा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल प्यारा सा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। लिखिए जी, एक ही वाक्य से सभी चीजें सीख लेंगे अर्थ के आधार पर। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, क्या अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर किसके भेद, वाक्य के। तो सभी का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही सोचा, 8 है। अब या तो आप रट्टाफिकेशन कर लो, या फिर आप मेरा केवल एक एग्जाम्पल कर लो, और उस एग्जाम्पल के कितने आप एग्जाम्पल बना सकते हो, उससे आपका माइंड भी सही होगा, काम करेगा, लेवल बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल बनाने की कोशिश किया करो ताकि आपको समझ में आए। लिखो एक बार यहां पर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पहला है जी, यहां पर वाक्य लिखा मैंने, मैं स्कूल जाता हूं। ध्यान से देखिए, मैं स्कूल जाता हूं। हो गया। उसके बाद दूसरा, पहले वाक्य बनाइए, कितने हम बना सकते हैं। फिर मैंने लिखा यहां पर, क्या मैं स्कूल जाता हूं। भाई इससे जितने आप बना सकते हो घुमाकर, क्या मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है। इसके साथ साथ फिर आप देखेंगे, ये हो गया क्लियर। फिर देखिए, क्या मैं, फिर आप बोलेंगे मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मौसम खराब है, मौसम खराब है तो आप क्या कहेंगे, शायद मैं स्कूल जाऊं, शायद कल मैं स्कूल जाऊं। ठीक है। अगला देखिए, भगवान करे स्कूल बंद हो जाए। ठीक है, पहले एक बार इनको देख लेते। ये क्या है, जब किसी वाक्य, कोई सिंपल सा वाक्य, तो उसे कहते हैं विधानवाचक। लिख लें पीछे, जो जिसमें बिल्कुल कोई ना हो, ना क्वेश्चन मार्क हो, इसे कहते हैं विधानवाचक। चलो जी, पहला हो गया। दूसरा आगे आप देखेंगे, क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये आपका प्रश्नबोधक हो गया। दूसरा हो गया जी प्रश्नवाचक कह सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता, नहीं जहां पर आ रहा है ना हो, उसे निषेध बोधक कहते हैं, या निषेधवाचक कह सकते हैं, निषेधवाचक। चलो जी, बढ़िया है, समझ में आ रही मेरी बात। फिर शायद, इसका मतलब क्या हो गया, संदेहवाचक हो गया। संदेहवाचक हो गया। भगवान करे, ये आपका इच्छावाचक हो गया। ये देखिए, एग्जाम्पल एक ही लिया हमने और कोशिश करें खुद बनाने की। अब हम बात करते हैं छठे की। अगर मैं स्कूल गया, अगर मैं स्कूल गया,
तो मैं, अगर मैं स्कूल गया तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अगर मैं स्कूल गया तो मैं काम नहीं करूंगा। तो ये आपका क्या हो गया, कंडीशन रख दिया आपने कि मम्मी देखो अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं काम नहीं करूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये शर्त बोधक आपके सामने आ गया। शर्त बोधक वाक्य है, संकेतार्थक भी कह सकते हैं इसको, शर्त बोधक है। इसी का अन्य नाम बुक्स में आता है संकेतार्थक। लिख लो साथ के साथ, बातें कम करो। संकेतार्थक। यहां तक क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। यस करिए और जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए अब दो भेद इसके रहते हैं क्या, जैसे यहां पर लिखा मैंने 7वां, स्कूल जाओ। स्कूल को ही टारगेट कर लिया, स्कूल जाओ। तो आप क्या कर रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, दादाजी कहते हैं बेटा स्कूल जाओ। तो ये क्या हो गया गाइस, यहां पर आप देखेंगे आज्ञा दी जा रही है कि बेटा स्कूल जा, नहीं तो फेल हो जाएगा। प्रदीप सर हिंदी पढ़ाते हैं, जाओ। फिर है आगे, वाह स्कूल बंद हो गया। बड़ी खुशी होती है भाई साहब बच्चों को, है ना। जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे सोचता था कि जैसे बाढ़ आई थी एक बार गांव में, भाई साहब मजा आता था। वाह स्कूल बंद हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे विस्मयादि। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस से सारे इसके भेद निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहां पर तरीका क्या अपनाया, मैंने केवल इस एग्जाम्पल को टारगेट किया। अगर मैं परिभाषा आपको बताता कभी आप इस चीज को समझ नहीं पाते। परिभाषा रटो मत, एग्जाम्पल से सीखो। उम्मीद है कि ये चीज अब आपके लिए आसान होगी कि एक वाक्य लिया और उसके घुमा घुमा कर जितने वाक्य बना सकते हो इतने ही बनेंगे अर्थ के आधार पर, इससे ज्यादा और बनाओगे क्या। आप इतने ही बनाओ और अपने आप जब 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे भेद भी आपके सामने आ गए। विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, आज्ञा बोधक या वटेवर जो भी आप कहना चाहते हैं। यहां तक बताओ जल्दी से, समझ में आ रही मेरी बात? वाह जी वाह, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना और कितनी बार मैंने आपको पढ़ा दिया ये भी देख लेना। लिख लिया होगा सभी ने। अब आगे चलो भाई, यस और नो। चलते हैं जी आगे। अब हम बात करेंगे साथियों यहां पर किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर किसके भेद, वाक्य के भेद। कितने हैं? 3। अर्थ के आधार पर कितने हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा। अर्थ के आधार पर है 8। चलो जी बढ़िया है। अब आगे की कहानी क्या है देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। रचना के आधार पर 3 है, कौन कौन से हैं। यहां पर लिखा जी सरल वाक्य, पेपर में आएगा सीधा क्वेश्चन, सरल वाक्य। इसी का अन्य नाम क्या है जी, वेरी गुड, इसी को कहते हैं साधारण वाक्य। चलो जी बढ़िया है, क्या है, साधारण वाक्य। अब ये किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय जहां पर आपको दिखाई दे, एक उद्देश्य और एक विधेय जहां भी होगा तो वो क्या होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। या फिर एग्जामिनर पूछेगा सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का दूसरा नाम सरल वाक्य। क्या सरल वाक्य में और साधारण वाक्य में दोनों में से एक होगा, का होना जरूरी है, एक उद्देश्य और एक विधेय का होना जरूरी है, नहीं तो आप उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य नहीं कहोगे। क्लियर? ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे देखिए, टू द पॉइंट पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, चलिए इधर। अब यहां पर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की अगर हम बात करते हैं, इसमें पता चल रहा है 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी खास बात, एक सरल वाक्य और दूसरे सरल वाक्य के जुड़ने पर यह बनता है संयुक्त वाक्य, इसको याद रखेंगे।
ठीक है, जैसे यहां पर आप इसे समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हम सरल वाक्य का लिख लेते हैं, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो जल्दी से बताओ राम क्या है? उद्देश्य है। यस और नो, चीजों को समझिए। ये क्या है आपका? उद्देश्य है। हाँ सर है। और बाकी जो बचा उसे क्या कहेंगे? सर उसे हम विधेय कहेंगे। ये तो सीख चुके हो, तो एक उद्देश्य और एक विधेय आ गया। यहां पर क्या है? एक से ज्यादा, नोट कर लें, नोट, एक से ज्यादा क्या? उद्देश्य और विधेय देखने को मिलेंगे। और वो कैसे होंगे? हमने सिद्ध किया भाई, जब एक यहां पर एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य, इसका मतलब उद्देश्य और विधेय तो हो गए। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो भाई यहां पर दो सरल वाक्य है, तो एक से ज्यादा उद्देश्य हो गए और एक से ज्यादा विधेय। यस करके बताओ, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैंने कहा, और ये दोनों के अलग अलग अर्थ होते। राम पढ़ता है और सीता गाती है और सीता लिखती है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये संयुक्त शब्दों से जोड़ते हुए दिखाई देगा, इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, क्लियर भाई? आप बढ़ाएं टॉपिक को थोड़ा सा और आगे, जहां पर आपको दिक्कत आएगी। और एंड में कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को रिकॉल भी कराऊं ताकि आपको दिक्कत ना आए। टू द पॉइंट पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? चलें अब आगे, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, बढ़िया, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हम तीसरे भेद की बात करेंगे। तीसरा भेद कौन सा है जी? सर मिश्र वाक्य है। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या, मिश्र वाक्य को क्या कहा जाता है? सर मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य कहा जाता है जी। चलो जी, बढ़िया है, पेपर में आता है। या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, एक सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस, फिर एक कंपाउंड होता है, फिर एक कॉम्प्लेक्स होता है। सेंटेंस पीछे लगा लेना, कॉमन है, लिख देता हूं फिर भी। ठीक है, ये सिंपल क्या हो गया आपका? साधारण है। और साधारण को ही मैंने क्या कहा? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, सरल आ रहा है आंसर, वेरी गुड। कंपाउंड को क्या कहा भाई मैंने? कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहा मैंने? संयुक्त वाक्य कहा। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है गाइस? मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की कहानी देखिए। अब मिश्र वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, एक प्रधान उपवाक्य होगा। एक प्रधान उपवाक्य इसमें देखने को मिलेगा। क्या? प्रधान उपवाक्य। और इसके साथ साथ आपको नोटिस करना है, दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य। दूसरा होगा आश्रित, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। उपवाक्य को वाक्य भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। चलो जी, बढ़िया है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है। अगर मैं दिल्ली गया तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊंगा? बिल्ली लेकर आऊंगा। ठीक है, बिल्ली बड़ी अच्छी लगती है। और इसकी खास बात देखिए, इसमें 99% ये काम करेगी ट्रिक। इसमें आपको की देखने को मिलेगा। अगर किसी भी वाक्य में आपको ये दिखाई देता तो आंख बंद करके मिश्र या मिश्रित वाक्य वहां पर टिक लगा देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए एक बार, फिर आगे चलते फटाफट। क्लियर साथियों? अब देखिए, यहां पर एक खास बात आप देखेंगे,
इसके कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपको देखिए सरल और संयुक्त आपको मैंने बता दिया। इसके कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा क्या, की हो गया, फिर हो गया जो और वह, पेयरिंग वर्ड पेयरिंग में मिलेगा, जो और वह मिलेगा, इसके साथ जैसा वैसा मिलेगा, लिखते जाओ साथ के साथ, जैसा वैसा मिलेगा, जितना उतना मिलेगा, क्या मिलेगा, जितना उतना मिलेगा। ठीक है सर, बढ़िया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे और क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। जैसा वैसा हो गया, जो हो गया वह हो गया, जैसा वैसा, जितना उतना, ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको यहां पर इन्हीं कीवर्ड से, जैसे हो गया जहां वहां, हो गया जहां वहां, या फिर हो गया इधर उधर, ये आपको इन वाक्यों में देखने को मिलेगा। इधर उधर हो गया, या फिर मिलेगा यदि तो, ये आपको किसी भी वाक्य में अगर दिखाई देता है तो आंख बंद करके आप क्या कर दोगे, वो मिसर वाक्य होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये कीवर्ड है, की वाला 99% आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से पूछा जाता है और ये आपसे पूछा ही जाएगा इस तरीके से। तो आज हमने यहां पर किस टॉपिक को फिनिश किया, वाक्य किसे कहते हैं, पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है भाई। फिर अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैंने आपको बताए। रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर 3 है। कौन कौन सा? सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय का होना जरूरी है। सरल वाक्य को ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर? फिर आता है कंपाउंड जिसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य, जिसमें भाई एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हो, या फिर दूसरी इसकी परिभाषा क्या है भाई, जिसमें क्या हो, 2 सरल वाक्य हो और किसी भी संयुक्त या समुच्चय बोधक चिन्ह से जुड़े हों तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इन दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर आप इन्हें अलग कर देते हैं तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहां पर हम देखेंगे कि भाई और आपको क्या याद करना है। देखिए फिर आता है मिश्रित। मिश्रित का मैंने आपको बता दिया, यहां पर आपको फोकस करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर मैंने एक वाक्य बनाया, मैं स्कूल जाता हूं। फिर मैं कहता हूं क्या मैं स्कूल जाता हूं, शायद मैं कल स्कूल जाऊं, काम नहीं किया है, मैडम पिटाई करेगी, है ना, भगवान करे स्कूल बंद हो जाए, क्यों, होमवर्क तो करता नहीं, ऐसी दुआई करूंगा। और पापा जी कहेंगे बेटा स्कूल जा मोनू, मोनू स्कूल जा, तो आज्ञा दे रहे हैं। और मैं कहता हूं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं मना कर रहा हूं, निषेधवाचक हो गया, है ना। शायद मैं कल स्कूल जाऊं क्योंकि मेरा होमवर्क हो गया। भाई साहब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हारा वाक्य का होमवर्क पूरा नहीं हुआ ना तो ऐसे लगेंगे तुम्हें, तो इसे पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इतने तीसरी बार हो रहा है आपका ये टॉपिक, तीसरी बार, और आज तो मैंने बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से चलाऊं और यही तरीका बेस्ट है, आप इसे अपनाइए। ठीक है, क्लियर? कोई कमेंट्स मोमेंट्स नहीं चलेंगे, कोई कमेंट्स मोमेंट्स नहीं चलेंगे क्योंकि पढ़ने पर ध्यान दिया करो। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया वाक्य के तत्व कितने, 6 हैं जी, है ना। सार्थकता, योग्यता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम, सन्निधि, आसक्ति जिसे कहा जाता है, अन्वय हो गया। तो ये सभी वाक्य के तत्व हैं जिनके बिना वाक्य क्या है, अधूरा है। फिर हमने किया वाक्य के कितने अंग हैं। भाई वाक्य के कितने अंग हैं सर? 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य, जिसका जिक्र करे उद्देश्य, और जिसके बारे में जो बातें करे, जो हम बात करते हैं उसे विधेय कहा जाता है। फिर इनका विस्तार हो जाता है। उद्देश्य को पकड़ा, उसके आगे जो भी प्लस दिखेगा उद्देश्य का विस्तार। विधेय को पहचाना, पकड़ा, उसकी गर्दन को दबोचा और उसके आगे जो प्लस होता है विधेय का विस्तार हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, लिखिए कि वाक्य की अगर हम बात करें, नोट कर लें, वाक्य क्या है जनाब, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। और इकाई एग्जाम में पूछा जाता, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना।
ठीक है जी, क्लियर। यहां आज आपने क्या पढ़ा एक बार देख लीजिए, सब कुछ आपके लिए है और बहुत ही जबरदस्त सेशन ये आपका चला मेरे हिसाब से। फिर मैंने ये भी बताया व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। सर व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। 3 मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो वर्ण। और शब्द, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। तो पद, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। वाक्य, पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ की, अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हो तो उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के तत्व पता होने जरूरी है, वाक्य के अंग, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य का हमने द एंड किया, द पोस्टमार्टम किया। और इससे अगला टॉपिक बिल्कुल प्लेलिस्ट आपकी अच्छी तैयार होती जा रही है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे और इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो और अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो तो ऑफलाइन कमेंट का इंतजार रहेगा। जिसको सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारे हैं तुम में से, सर हम साथ देंगे, ये देंगे। ऑफलाइन कमेंट करना भी साथ देने का एक पार्ट है। केवल सतह से फतह तक लिखने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। सतह से फतह तक उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी, पहले से चीजें और ज्यादा क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।